नेक्स्ट वी हैव एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है, एंजाइम एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है और ये बेस्ट एग्जांपल है होमोजेनियस कैटालिसिस की। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, एंजाइम में तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वर्क करता है, लाइक डाइजेशन में, बायोसिंथेसिस में, तो इन सभी में जो कैटलिस्ट है वो एंजाइम होता है, ठीक है। और ये होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। अब एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक तो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और हर एक एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है पर्टिकुलर रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरीस की बात करें तो ये क्या करता है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस करवाता है, किसी और की हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा। इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज एंड माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाता है, किसी और की नहीं करवाएगा। जाइमेज जो है वो क्या करवाता है, ग्लूकोज की डीकम्पोजिशन। तो हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा जो कि एंजाइम कैटालिसिस का काम करेगा उसमें। सेकेंड आ जाता है हमारे पास कि सभी एंजाइम रिएक्शंस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के ऊपर या नीचे जो लाइक अगर हमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होएगा कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रखा तो रिएक्शन बहुत स्लो होएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही वो 100% एफिशिएंटली वर्क करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि एंजाइम्स जो है अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। अब काफ़ी केसेस में एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस जो कि कोएंजाइम्स होते हैं। हर एक प्रोटीन के लिए कोएंजाइम होता है। एंजाइम रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो कब मैक्सिमम होती है, किसी पर्टिकुलर पीएच के ऊपर। लाइक अगर हम एक्वा सॉल्यूशंस की बात करें तो उनमें एक्टिविटी किस पीएच पे मैक्सिमम होएगी, pH 7 पे। आगे आ जाता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म्स बेसिकली माइकल एंड मेंटन दोनों ने मिलके ये मैकेनिज्म प्रपोज किया था, इसीलिए इस मैकेनिज्म को माइकल मेंटन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें होता क्या, वी आर टेकिंग एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका जो रिएक्टेंट है और एंजाइम जिसने कैटलिस्ट एक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम कैटलिस्ट के साथ बाइंड करता है और एंजाइम कम्प्लेक्स बना लेता है जिसका कि रेट कांस्टेंट हम K1 मान लेते हैं। फिर इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो ये फर्दर डिसोसिएट करके वही जो रिएक्टेंट से वो दे देता है K2 के साथ, या फिर ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट B दे सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों की, इसलिए मैं इसको रेट कांस्टेंट K2 मान ली, इसको K3 मान ली। अब रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट तो इसी में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो किसके ऊपर जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, K3 वाले, क्योंकि प्रोडक्ट ही इसमें बन रहा है K3 एंड साथ में हम लोग लेते हैं रिएक्टेंट यहाँ पे KES है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब जो है हम लोग बात करें सपोज इस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए जो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब मैं उसकी वैल्यू आपको निकालनी बता रही हूँ, इसकी हमने देखनी है, ठीक है। 3 इक्वेशंस है मेरे पास। तो देखो पहले ES बन किस में रहा है, प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, तो मतलब K1 और साथ में रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से ES, राइट। तो K1ES। अब ये डिकम्पोज किस में हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब माइनस आएगा इन दोनों के साथ क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे -K2ES माइनस K3ES, राइट। अब K2 एंड K3 में से ES कॉमन निकल रहा है, माइनस अंदर क्या आ जाएगा, K2 प्लस K3, राइट। यहाँ तक आगे। अब स्टेशनरी स्टेट होगी कि जिसमें चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, ठीक है। तो स्टेशनरी स्पेस मैंने ले लिया, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ भी किसकी इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई, ठीक है, 0 के इक्वल हो गई। अब मैंने निकालनी ES की वैल्यू है, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ES की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। K1 को नीचे ले जाऊँ, इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये तीनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ Km क्या यहाँ पे मेरा माइकल कांस्टेंट है, ओके। और E एंड S क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, फाइन। अब इनिशियल कंडीशंस पे चलूँ तो इनिशियल कंडीशंस में ये है एंजाइम की कंसंट्रेशन इनिशियली, ये है सबस्ट्रेट की। तो एंजाइम की इनिशियली होएगी, मतलब जो एंजाइम की अब है प्लस कम्प्लेक्स में है ना यूज़ हो रही है, और S की होएगी सबस्ट्रेट की, जो सबस्ट्रेट की अब है और जो कम्प्लेक्स में यूज़ हुई है। यहाँ से मैं E की वैल्यू निकाल लूँ, ये ES उसके साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ से E की वैल्यू आ गई, राइट। अब देखो
अब ये एस तो एस नॉट के बराबर है क्योंकि बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसकी ई एस में जो है लाइक इस ई एस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं एस नॉट को ऐसे ही मान लेती हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, अब हमने ये वाली ई की वैल्यू जो है ना, ठीक है, वो पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 7 में। यहाँ पे पुट कर दूँ, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई एस और साथ में एस मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। के एम को मैं लेफ़्ट साइड ले गई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जी, यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ उसने, इसको इस साइड रहना दिया, इसको मैं ले गई उधर, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ई एस के एम प्लस ई एस एस। ई एस दोनों में से कॉमन है, ई एस कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर, के एम प्लस एस। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है। ई एस की वैल्यू निकालनी थी, तो ये दोनों चीज़ें इधर जाके क्या हो जाएंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। ये आ गए हम यहाँ तक। अब हमने ये वाली ई एस की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है यहाँ पे। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे हमने ई एस की वैल्यू निकालनी है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की, तो ये सारी वैल्यू मैंने वहाँ सब्सिट्यूट कर देनी है। कर दी सब्सिट्यूट, K3 के साथ ये सारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ दिस इज़ माइकल-मेंटन इक्वेशन। बेसिकली ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है रेट, ऑर्डर, स्पीड, मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी होएगी एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस में वेलोसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। मेरे पास एक केस है, ये तो मेरे पास सिंपल वेलोसिटी आ गई ना। अब अगर एस सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है, हमें पता है, अगर सबस्ट्रेट के एम कॉन्स्टेंट से बहुत ज़्यादा है तो मतलब फिर मैं इसको निगलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ एस रह जाएगा, ठीक है। फिर ये एस और एस कट जाएंगे, तो मतलब वी किसके इक्वल आएगा, K3 ई नॉट। बट ये तब की बात है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा, ठीक है, तब तो मतलब वी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, K3 ई नॉट जी, आ गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इस Vm की और इस वैल्यू को डिवाइड कर दूँ आपस में, ठीक है, तो सारी चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा क्या, S बाय के एम प्लस एस, ठीक है। अब सपोज़ जब S की वैल्यू के एम के बराबर है, मतलब सबस्ट्रेट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ रही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, हाँ जी, एस जिधर भी S है वहाँ के एम पुट कर देते हैं, नीचे एस की जगह के एम आ जाएगा, तो मतलब ये क्या बन गया, के एम बाई 2 के एम कट जाएगा तो 1/2 बचेगा सिर्फ ये, राइट। तो यहाँ से सपोज वी की वैल्यू निकालनी है, बी एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब माइकल कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की इक्वल हो जाता है, कब होता है, जब रेट जो है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का वो कितना हो जाता है, हाफ, मैक्सिमम वैल्यू से हाफ हो जाता है उसका। बस ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 12 देखना ज़रा, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज कर दूँ, रेसिप्रोकल कर लेती हूँ सिंपली। वी एम ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, तो ये भी चीज़ ऊपर चली जाएगी, एस नीचे आ जाएगा, हाँ जी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या मैंने कर देने एलसीएम्स को डिफरेंट कर देना, ठीक है। मतलब इसके साथ इसको एस के साथ करा डिवाइड, फिर एस को एस के साथ करा हो तो 1 हो गया, तो 1 + Km/S आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सो इसके बाद अगर मैं दोनों साइड्स पे Vm के साथ डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, इसके नीचे भी Vm आ जाएगा और इसके नीचे भी Vm आ जाएगा, यहाँ पे तो Vm कट गया, मतलब 1/V Km/Vm इंटू 1/S प्लस 1/Vm आ जाएगी ये इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी का रेसिप्रोकल और सबस्ट्रेट के रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट मैं हमेशा बताती हूँ 7 वाला, सॉरी वो स्लोप 7 वाली होती है और इंटरसेप्ट क्या होता है 1/Vm, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से स्लोप निकाल लिया आपने तो आप Km की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अब मेरे पास ना 2 इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिडक्शन के, माइकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं 2 एक्सट्रीम कंडीशंस के अंडर, हम लोग ऑलरेडी भी कर चुके हैं। एक जिसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा जिसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, एस की, ठीक है। अब अगर एस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने एस को निगलेक्ट कर, एस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, के एम को निगलेक्ट कर दिया था ना,
के एम को निगलेक्ट कर दिया, बचा क्या K3 E0 S बाई एस, एस एस कट गया, K3 E0 बचा ना, आर वी इज इक्वल्स टू K3 E0, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से मेरे को क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन Km से बहुत ज़्यादा है तो देखो फिर ये रेट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर तो नहीं ना डिपेंड कर रहा है, एस तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो अगर ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि ये फिर कौन सा ऑर्डर कैनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स, राइट। जीरो ऑर्डर में भी ऐसा ही होता है ना, रेट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सेकेंड केस है, अगर मैं एस की कंसनट्रेशन बहुत कम ले रही हूँ, अगर मैं एस की कंसनट्रेशन बहुत कम ले रही हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, एस को निगलेक्ट करूँगी, के एम को नहीं, उसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 10 से, ठीक है। एस को निगलेक्ट कर दूँगी, के एम को नहीं करूँगी नीचे, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से देखो फिर रेट जो है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि फिर ये एस की फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स की रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, ठीक है। हाँ जी, सो इक्वेशन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ही अगर मैं जो है वो पुट कर दूँ, के एम और एस को बराबर पुट कर दूँ, मतलब के एम की जगह पे एस पुट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना ज़रा, अगर मैं के एम की जगह पे भी एस पुट कर दूँ, यहाँ पे भी के एम पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 2km, ऊपर भी के एम पुट कर दिया तो एक के एम के साथ एक के एम कट जाएगा, तो मेरे पास के एम ही कट जाएगा, सॉरी नीचे 2 बच जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये किसके इक्वल है, v/2 के, क्योंकि ये सारी चीज़ v के इक्वल थी, K3 E0, ठीक है, v/2। तो मतलब माइकल मेंटल भी वही चीज़ दोबारा बोल रहा है कि माइकल कांस्टेंट Km जो है जब वो सबस्ट्रेट के इक्वल होएगा, कब होएगा, जब रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटीज। दिस इज माइकल मेंटल इक्वेशन।